Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, जामरोली। विद्यार्थियों, आप सभी का बीए पार्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पूर्व के वीडियो में हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में समझा, उनके मीनिंग्स के बारे में और उनकी डेफिनेशंस के बारे में और कौन कौन से उनके मॉडल्स हैं, काइंड्स हैं, इनके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की। आज के वीडियो में हम उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के क्या काइंड्स हैं और इनके मेजर मॉडल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्टली स्टेट सोशलिज्म पे आते हैं, जिसे हम राजकीय समाजवाद या समष्टिवाद कहते हैं। सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर राजकीय समाजवाद अथवा समाजवाद अथवा समष्टिवाद, ये तीन शब्द बहुधा पर्यायवाची माने जाते हैं। क्योंकि समष्टिवाद का शाब्दिक अर्थ है समष्टि अथवा समाज को महत्व देने वाला सिद्धांत। समष्टिवाद में समाज को प्रधानता देते हुए उनके हित एवं कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। समष्टिवाद राज्य की सहायता से समाजवाद स्थापित करने का प्रयास है, अतः इसे हम राजकीय समाजवाद या स्टेट सोशलिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे समष्टिवाद के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ इसके लक्षण हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्टली समष्टिवादी जो है वो क्रमिक विकास के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। वे क्रांति द्वारा आकस्मिक परिवर्तन नहीं चाहते। सेकेंडली हमने देखा कि समष्टिवादी लोकतंत्र के माध्यम से समष्टिवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। थर्डली वह संपूर्ण समाज के सहयोग एवं सामंजस्य में विश्वास करते हैं। एंड फोर्थली हमने देखा कि वे उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि स्टेट सोशलिज्म, राजकीय समाजवाद या जिसे हम समष्टिवाद भी कहते हैं, उनके क्या क्या सिद्धांत हैं। सेकेंडली हम बात करें तो वो है फेबियनवाद। फेबियनवाद राजनीति दर्शन को इंग्लैंड की विशेष देन है। इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना 1884 में हुई थी। इस समाज के सदस्यों का विश्वास था कि सामाजिक परिवर्तन बिना किसी हिंसात्मक क्रांति के क्रमिक संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ही लाया जाता है। फेबियन नाम प्रसिद्ध रोमन सेनापति क्विटस फेबियन के नाम से ग्रहण किया गया था। फेबियनी का ये लक्ष्य था कि शैक्षणिक एवं संसदीय उपायों द्वारा समाजवाद का प्रयास करना चाहिए। वे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार का आधार वर्गों का संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग होना चाहिए। थर्डली हम बात करते हैं गिल्ड सोशलिज्म, जिसे हम श्रेणी समाजवाद कहते हैं। गिल्ड समाजवाद का एक विकासवादी रूप है और राजनीति दर्शन को इंग्लैंड की देन है। गिल्ड समाजवाद को बहुधा समाजवाद या समष्टिवाद तथा सिंडिकेलिज्म के बीच का मार्ग समझा जाता है। फोर्थली हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सोशलिज्म। यूरोप के विभिन्न देशों में मजदूर पार्टी के नाम से स्थापित विभिन्न दलों ने संसदीय समाजवाद के विचार को जन्म दिया। इंग्लैंड के मजदूर दल को इस प्रतिमान का जन्मदाता कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस तथा स्पेन की साम्यवादी पार्टियों ने भी इसी मॉडल का समर्थन किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के विभिन्न प्रकार थे और जिनको हम प्रतिमान भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि संसदीय समाजवाद गरीबी तथा शोषण के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर लड़ने में विश्वास रखते हैं, किंतु संसद के बाहर भी
संवैधानिक लड़ाई ही लड़ी जानी चाहिए। इससे सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों में राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के क्या सिद्धांत हैं, किस प्रकार से इन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कि प्रजातांत्रिक समाजवाद जो है उनमें कौन कौन से गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा कि ये व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को महत्व देता है। सेकेंडली हमने इसके अंतर्गत देखा कि यह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के दोषों से बचने का प्रयास करता है। थर्डली हमने देखा कि यह राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों पर बल देता है। एंड फोर्थली यह विकेंद्रीकरण पर बल देता है। कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के अपने ये जो गुण हैं जिन्होंने इसे आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा बना दिया और इसी के आधार पे इन्होंने अपने कार्यों को किया। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद केंद्रीकृत सत्ता के दोषों से परिचित है और वो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बहुत अधिक जोर देते हैं और इसी के साथ साथ यह राष्ट्रीयकरण के दोषों से परिचित है और राष्ट्रीयकरण के स्थान पर ये सामाजिकरण पर बहुत अधिक जोर देते हैं। इसी के साथ साथ यह समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा या बल प्रयोग की आवश्यकता को नहीं मानते, बल्कि समाज की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों से एवं संवैधानिक साधनों द्वारा करने के पक्ष में है। इस तरह से हमने देखा कि जो समाजवाद है वो किस तरह से अपने कार्यों को करता है और किस तरह से वो व्यक्ति और समाज दोनों के हितों की बात करता है और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तत्पर रहता है और प्रयत्नशील रहता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद भी इनकी कई आधारों पे आलोचना भी की गई, जिन्होंने आलोचकों ने इनकी कई बातों को अस्वीकार किया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं फर्स्टली वो कहते हैं कि यह समाजवाद न रहकर राज्यवाद में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंडली इसमें नौकरशाही की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है। थर्डली उनका ये मानना है कि यह किसी ठोस दर्शन पर आधारित नहीं है, जबकि मार्क्सवाद के सपोर्टर होने के कारण उनका ये मानना है कि मार्क्सवाद ठोस दर्शन पर आधारित है। फोर्थली उनके आलोचना का आधार रहा है कि यह समाजवाद न रहकर राज्यवाद में परिवर्तित हो जाता है। फिफ्थली उनका ये मानना है कि प्रजातांत्रिक समाजवादी अधिक आय पर कर लगाने के पक्ष में है, किंतु यदि बहुत अधिक कर लगाए जाए तो लोगों में करों की चोरी होने की प्रवृत्ति भी पैदा होगी। इस तरह से आलोचकों ने कई आधारों पर इनकी आलोचना की है। इसी के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद में आलोचकों का ये मानना है कि राज्य की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है और व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही के द्वारा किया जाने लग जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही नौकरशाही की कार्यावधि भी अधिक बढ़ जाती है। तो इस आधार पे हमने देखा कि आलोचकों ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की कई आधारों पे आलोचना की, लेकिन अंत में हम इनके अगर निष्कर्ष को देखते हैं तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की इन सभी आलोचनाओं को हम सैद्धांतिक दृष्टि से भी इनका कितनी भी आलोचना होने के बावजूद भी व्यवहार का जो संबंध है उसके आधार पर हम कहते हैं कि हमारे पास प्रजातंत्र के समान ही प्रजातांत्रिक समाजवाद का और कोई विकल्प नहीं है। वस्तुतः समाजवाद व प्रजातंत्र में वही संबंध है जो हवा व श्वास में है, ईंधन व आग में है। तो समाजवाद का ध्येय समानता है और प्रजातंत्र का ध्येय स्वतंत्रता है। सही मायने में समानता और स्वतंत्रता को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। समानता और स्वतंत्रता अर्थात प्रजातंत्र एवं समाजवाद दोनों ही व्यक्ति के विकास की अनिवार्य शर्त है और एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व व्यर्थ है।
अतः प्रजातंत्र और समाजवाद एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मानव की अधिक से अधिक भलाई करना और विषमता रहित समाज की स्थापना करना। अतः प्रजातांत्रिक समाजवाद की कार्यनीति का वर्णन द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की बर्न बैठक के प्रस्ताव में स्पष्ट होता है। यह प्रस्ताव बेटिंग प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अतः समाजवादी समाज तब तक निश्चित रूप से स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि प्रजातंत्र व समानता के सिद्धांतों पर आश्रित न हो, अर्थात समाजवाद की स्थापना केवल प्रजातंत्र के माध्यम से ही की जाती है। इस तरह से हमने देखा कि प्रजातांत्रिक समाजवाद किस तरह से आज के समय की आवश्यकता है और उसी के आधार पे इनकी आलोचना होने के बावजूद भी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता को सैद्धांतिक दृष्टि से भी आवश्यक समझते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है, उसका अर्थ, उसके मीनिंग, उनके मॉडल्स और किन किन प्रतिपादकों ने इसका सपोर्ट किया और इसके गुण और दोषों के आधार पे अंत में हमने निष्कर्ष के बारे में आज के इस वीडियो में समझा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।